बेटा क्लास 10th की सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पूरा वन शॉट में आज मैं वीडियो बना रहा हूं। दो पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1 आज, पार्ट 2 कल। हाँ, अभी क्वेश्चन का और रात को मैं पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट का अपलोड करूंगा। अब दोनों देखें। चलिए बेटा देखिए, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। हाउ डज स्टोमेटा हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, एक्सप्लेन। बेटा स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स होता है जो लीफ पे पाया जाता है, एपिडर्मल टिश्यू पे पाया जाता है। टाइनी पोर्स होता है, छोटी छोटी सुराख होती है। अब आप देखो भाई, अगर कोई सुराख होगा तभी तो कोई चीज अंदर आएगा या बाहर जाएगा। अगर इस घर में ये गेट ना हो तो आप अंदर बाहर कैसे जाओगे? तो वैसे ही पत्तियों में वो सुराख होती है, टाइनी पोर्स होती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब अगर पौधों को कोई गैस, ये गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में पौधों को किस गैस की जरूरत है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कहां से आएगी? तो इसी टाइनी पोर से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। अच्छा, अब एक्सेस पानी हो गया पौधों में, उसे लूज करना है, निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ट्रांसपिरेशन इसी सुराख से निकलेगा ना, इसी होल से, पोर्ट से निकलेगा ना। तो ट्रांसपिरेशन में एक्सेस पानी को भी वेपर के फॉर्म में पौधे इसी से निकालते हैं, इसी टाइनी पोर्ट से निकालते हैं। याद रहे, वेपर की फॉर्म में निकालते हैं, लिक्विड के फॉर्म में नहीं निकालते, वेपर के फॉर्म में। ये वर्ड याद रखिएगा बोर्ड में बेटा। तो ये स्टोमेटा का फंक्शन हो गया। नहीं तो हाउ डू स्टोमेटा हेल्प इन, समझ गए? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने आंसर भी लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ भी लेंगे। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स या लीव्स से, ठीक है ना बेटा? तो ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Explain the role of chlorophyll in photosynthesis and list two other components necessary for photosynthesis. आप देखिए, ये सब प्री बोर्ड से या बोर्ड से क्वेश्चन लिए गए हैं बेटा। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस एंड लिस्ट टू अदर कंपोनेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ क्लोरोफिल बताइए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? देखो, क्लोरोफिल तो पिगमेंट्स होता है ग्रीन, जो लाइट को ट्रैप करता है। अच्छा, आप देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है। तो भाई लाइट एनर्जी को कोई पकड़ के लाएगा तभी ना। वो कौन ट्रैप करता है, कौन पकड़ता है? क्लोरोफिल। ये लाइट एनर्जी को पकड़ता है और उसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। आपको याद है, उस लाइट एनर्जी से वाटर ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ये सारा प्रोसेस होता है, क्लास 10 में उतना नहीं जानना है, और ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है। यानी लाइट एनर्जी ही मेन एनर्जी का सोर्स है, ठीक है बेटा? उसके बाद अदर नेसेसरी कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? तो अब इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये इन्वायरमेंट से लिया गया है। याद रहे कि ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी एक वीडियो रात 9 बजे तक अपलोड करूंगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप पूरे क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन का वीडियो भी 2 पार्ट में जाएगा, कॉन्सेप्ट का वीडियो भी 2 पार्ट में जाएगा। यानी कुल 4 वीडियो में 20-20 मिनट की वीडियो में आपकी पूरी साइंस कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और वो थोड़ा सा आपके व्यू पे भी, आपके कमेंट पे भी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कमेंट में लिखेंगे तो पार्ट 2 रिलीज होगी, वरना नहीं करूंगा। आइए इधर, हाउ वुड दिस अफेक्ट द, देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन इकोसिस्टम द रिमूवल ऑफ हर्बीवोर्स इज नोटेड। इन एन इकोसिस्टम द रिमूवल ऑफ हर्बीवोर्स इज नोटेड, मतलब किसी इकोसिस्टम में हर्बीवोर को आपने हटा दिया। हर्बीवोर कहते हैं किसे, पहले इसको समझो। देखो बेटा, ग्रास प्रोड्यूसर होता है इकोसिस्टम में, ठीक है बेटा? ग्रास के बाद क्या होता है? ग्रास के बाद इसको खाने वाले होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। इसको खाने वाले क्या होते हैं बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। अगर मैं ग्रास लूं तो मान लो इसमें डियर है, डियर जो होगा ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसको खाने वाला टाइगर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है कि अगर आप किसको हटा दो, हर्बीवोर्स को हटा दो, यानी अगर आप डियर को हटा दो, प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दो, प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स भी कहते हैं ना। अब अगर इसको हटा दो बेटा, तो क्या असर पड़ेगा इस प्रोड्यूसर पे, ग्रास पे? ग्रास प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं बेटा? सनलाइट से जो एनर्जी ट्रैप करती है, ट्रैप करके फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। थोड़ा स्पीड में हूं कि कम वक्त में आपको सारे क्वेश्चन प्री बोर्ड और बोर्ड के क्वेश्चन में दे सकूं। तो ये आप अगर ग्रास को हटा दो तो अब क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी, आप प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दो तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? ये ग्रास बढ़ जाएगा ना बहुत ज्यादा, इसको खाने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो बढ़ते जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो जानते हो क्या होगा? जैसे ही बढ़ जाएगा आपस में कंपटीशन शुरू हो जाएगी और फिर मरने लगेंगे। हाँ, सुने हो ना, देश में इतने इंजीनियर्स हो गए कि इतने इंजीनियर हो गए उनको जॉब ही नहीं मिलती। क्यों नहीं जॉब मिलती? क्योंकि इतने अबंडेंट है, इतने ज्यादा है, कैसे जॉब मिलेगी? किसी चीज में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो अपने में कंपटीशन शुरू हो जाएगी बेटा। तो एक चीज ये बात है, ठीक है? तो ये इसका आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट पोटेंशियल इंपैक्ट कुड दिस हैव ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब बताओ, ये प्राइमरी, यार अगर एक बात बताओ, अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर ही मर जाएगा तो इस पे खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर ये भी तो मर जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो इसको फूड ही नहीं मिलेगी,
तो अल्टीमेटली सेकेंडरी कंज्यूमर भी मर जाएगा, पूरा इकोसिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगी ना, डैमेज हो जाएगी। मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, द डिक्लाइन ऑफ फॉर्मिबोर्स मींस लेस फूड ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हिच कुड लीड टू डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। अगर पूरा खत्म हो जाए तो पूरी एक्सटिंक्शन भी आ सकती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं थोड़ा सा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक। भाई आप बताइए गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा जूस निकलते हैं? 3। तो देखिए इधर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इससे 3 जूस निकलते हैं बेटा। कौन कौन? एक HCl, एक पेप्सिन और एक बेटा म्यूकस। ठीक है, अब इन तीनों का फंक्शन सुन लीजिए बेटा। HCl ये तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, साथ साथ बैक्टीरिया को भी किल करता है। ये पेप्सिन, अच्छा HCl याद रहे, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, तो HCl इसको एक्टिव भी करता है, क्लास 10 में नहीं लिखा है। अच्छा, ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और म्यूकस होता है एसिडिक इफेक्ट से स्टोमक लाइनिंग को बचाता है बेटा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको देख लीजिएगा। अच्छा, राइट अ डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ वन एग्जांपल ईच। एक्वायर्ड, ये हेरिडिटी से क्वेश्चन है। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? देखो, जो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में चली जाती है ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है। जैसे ये ईयर लोब है, कितने लोगों का ये ईयर लोब बेटा यहाँ पे चिपका होता है, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ठीक है ना, तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है। लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है? जैसे दुनिया में आके आपने अपने मसल जिम करके बना लिया, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। मैं पढ़ाने का स्किल सीख लिया, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये बच्चों में नहीं जा सकती है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो बच्चों में नहीं जाती माँ बाप से, और कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी दुनिया में आके मेहनत करके उसे गेन करता है या प्रैक्टिस करके। और इनहेरिटेड कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आई कलर है, ब्लड टाइप है, ये सब इनहेरिटेड कैरेक्टर है। लैंग्वेज स्किल, मसल स्ट्रेंथ, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है बेटा। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपके सेल में प्रोटीन कौन बनाता है बेटा? सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। याद रखिएगा कि ये पार्ट 1 है, आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, और आपके कमेंट पे ही डिपेंड करता है बेटा। वैसे पार्ट 1 मैं आज ही कॉन्सेप्ट तो डाल ही दूंगा, आज 2 वीडियो डालूंगा, एक तो क्वेश्चन का, एक कॉन्सेप्ट का। हाँ, कल का वीडियो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, कितना शेयर और कमेंट करते हैं बेटा, उसी हिसाब से हमारी मेहनत भी जारी रहेगी। हाँ, मजा आएगा ना, आप लोग जितने लाइक करोगे, जितने कमेंट करोगे, तो या वो आप लोग देखोगे तो उतना मजा आएगा, लगेगा कि मेहनत कामयाब हुआ। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन व्हेन, देखो ये क्वेश्चन, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। ब्रायोफाइलम आप जानते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अपना बेबी पैदा करता है, पता है ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? प्लांट आमतौर पर अपना बच्चा किससे पैदा करते हैं? अपना बेबी किससे पैदा करते हैं बच्चे? फ्लावर से। तो फ्लावर छोड़ के अगर प्लांट किसी और पार्ट से अपना बेबी पैदा कर दे ना, लीफ से कर दे, स्टेम से कर दे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव पार्ट होते ही। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब क्या पूछ रहा है कि लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल, पत्ती गिर गई ब्रायोफाइलम की जमीन पे और नया पौधा उग जाता है। तो बोला क्या होता है अगर पत्ती गिर गई तो देखो आंसर में लिखे है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, अगर ब्रायोफाइलम का पत्ती गिर गया तो उसमें बर्ड होते हैं ना। हाइडा इज कट इनटू मेनी पीसेस, हाइडा को कई पीसेस में कट कर दिया तो क्या होगा भाई? हर पीसेस एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। हाइडा बडिंग से भी रिप्रोडक्शन करता है, रिजनरेशन से भी करता है, ये सब असेक्सुअल के टाइप है बेटा। उसके बाद स्पोरेंजिया और ब्रेड मोल्ड और मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स। जो स्पोरेंजिया होता है लिबरेट बनाता है, याद स्पोर बनाता है, याद रखना बेटा, इसको हाइफा कहते हैं। हाँ, हाइफा राइजोपस्मा, और ये स्पोरेंजियम होता है स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्पोर होते हैं। तो स्पोर अगर ये फट के गिरेगा तो स्पोर गिरेंगे तो नए प्लांट्स उग जाएंगे, हवा के थ्रू जाएंगे, नया नया प्लांट आ जाएंगे। देखो स्पोर फॉर्मेशन अकर्स एज द स्पोरेंजिया रिलीज स्पोर दैट स्प्रेड टू प्रोड्यूस न्यू ब्रेड मोल्ड। ठीक है, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब ये कि मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऊपर जो भी पढ़ गए हो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? तो देखो ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हाइड्रा में रीजनरेशन, ब्रेड मोल्ड में स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट वन फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों है बेटा। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसका फंक्शन है एक प्रोड्यूस करना, हार्मोन रिलीज करना। टेस्टिस जो ओवल इन शेप होता है जहां स्पर्म बनते हैं बेटा, तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन निकालता है। ये मेल ऑर्गन है।
ठीक है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे ये करती क्या है, एक की ट्रांसपोर्ट करती है बेटा, बेबी को भी ट्रांसपोर्ट करती है यूट्रस तक। यूट्रस क्या होता है, ये नर्चर एंड प्रोटेक्ट्स, बच्चे 9 महीने यूट्रस में ही रहते हैं बेटा, जेस्टेशन पीरियड यूट्रस में ही गुजरता है, यूट्रस में ही बच्चे को प्लासेंटा के थ्रू फूड मिलते रहता है। तो आप यूट्रस, और वास्ट डिफरेंस क्या होता है, मेल में टेस्टिस से एक ट्यूब निकलता है जो स्पर्म को कैरी करता है, उस ट्यूब को क्या कहते हैं बेटा, वास्ट डिफरेंस। वेस्कोटोमी करते हैं ना मर्द नसबंदी, तो वास्ट डिफरेंस से कट कर देते हैं और बांध देते हैं। ऐसे फीमेल में ट्यूबोटोमी करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लोग, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं इसको ठीक कर दूं, यस। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। आसान क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन हार्मोन निकलता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। इसकी ज्यादती की वजह से गिगांटिज्म होता है, अगर कम निकल गई तो हाइट नहीं बढ़ेगा, डॉर्फिज्म हो जाती है बेटा। मैं स्पीड में इसलिए हूं कि बहुत कम वक्त में आपको बहुत सारा मटेरियल दे देना है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन निकालती है, ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है बेटा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। हाँ, आपको याद है ना थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन बिना आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन अगर कम हो जाए तो नहीं बनेगा, फिर एक डिजीज होती है जिसे क्या कहते हैं, ग्वाइटर, हिंदी में घेंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है यार, इसका मतलब ये होता है बेटा लोग कि अगर बॉडी में ना किसी चीज की कमी हो गई, तुम्हारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है। हाँ, ये ग्लैंड्स डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो ग्लैंड्स या बॉडी के वो पार्ट्स हार्मोन निकालने लग जाते हैं, और जब वो हार्मोन की नीड पूरी हो जाती है अपने आप बंद हो जाते हैं, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक, याद रखना, अपने आप से बोर्ड में आंसर आ जाएगी। कोई चीज कम है तो निकलने लगेगा, कोई चीज ज्यादा है तो क्लोज हो जाएगी। ठीक है बेटा, आ जाओ। ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट में होगा बेटा, एक आज एक कल के पार्ट में। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज्यादा वो करते हो। ठीक है बेटा, तो बेटा आप ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यस, इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, नेम द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच बाइनरी फिजन टेक प्लेस एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। याद रहे, फिजन बाइनरी और मल्टीपल दोनों याद रखना है बेटा। मल्टीपल प्लाज्मोडियम में बाइनरी का एग्जांपल अमीबा लिखना है। देखो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, एक ऑर्गेनिज्म में 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस अलग हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर अगर ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में बट जाए और हर हिस्सा एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, 2 पार्ट में बटे, और ईच पार्ट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बेटा अमीबा इसका बेहतरीन एग्जांपल है। राइट फेनोटाइप एंड जेनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हेरिडिटी से फेनोटाइप और जेनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, आपको याद होगा मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया था, प्योर टॉल, होमोजाइगस, एक ये डॉफ। F1 जनरेशन में यही था ना, हालांकि चेकर बोर्ड से अगर आपको समझाएं तो ये F1 जनरेशन था, सबके सब टॉल हो गए थे। और F2 जनरेशन में क्या हो गया था बेटा, ये ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ लिंक करवाए थे ना। तो अब देखो, एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, एक प्योर डॉफ, यानी 1:2:1 जेनोटाइप रेशियो था। और फेनोटाइप रेशियो क्या था बेटा, देखो 3 टॉल है, ये 3 टॉल, तो 3:1, ये फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप। और ये क्या है बेटा, जेनोटाइप रेशियो। शायद इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, यस यही पूछ रहा है, फिनोटाइप और जेनोटाइप। तो याद रखना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो कितना था, 3:1, और जेनोटाइप रेशियो कितना था, 1:2:1। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो कितना था, 9:3:3:1। और जेनोटाइप पूछता नहीं है आप में, वो नीट में पूछता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा लो। ठीक है बेटा लो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, ये आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड नेम द पार्ट मार्क 1 to 5। अब इस पार्ट को देखते हैं बेटा। देखिए इसमें पहला ये फेलोपियन ट्यूब है बेटा, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। ये ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नहीं ये ओवरी, ये फेलोपियन ट्यूब है। ये आपका यूट्रस है बेटा, ये 3 देखिए, ये तो है, ये यूट्रस मान लीजिए। और यहां पे होती है कहीं सर्विक्स होता है। क्या होता है बेटा, सर्विक्स। क्लास 10 में ये है नहीं, ये वेजाइना। तो ये नंबरिंग गलत हो गई है, तो आप बस ये 4 चीज क्लास 10 में याद रखिएगा, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और सर्विक्स और वेजाइना। ओवरी एक प्रोड्यूस करता है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है बेटा, सर्विक्स नैरो लोकेशन होता है, बेबी पुश होती है इधर से, और वेजाइना ओपनिंग होता है, बाहर की तरफ जो ओपनिंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इस तरह ये 4 ऑर्गन आप समझ गए। ठीक है बेटा लोग, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बेटा लोग, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको तो समझते हैं। क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू शो ब्रेक डाउन। कल के मैं क्वेश्चन वाला जो लेके आऊंगा पीडीएफ, उसमें आपको बताऊंगा
कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फेरिंग्स ट्रेकिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, लंग्स के बाद ये यहाँ पे गलत बता दिया है। लंग्स के बाद क्या होता है बेटा, ये ट्रेकिया, लंग्स में ब्रोंक्यूल, पहले देखो ये ट्रेकिया हुआ, ब्रोंकस हुआ, ब्रोंक्यूल्स हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स हुआ, और ये ब्रोंकस, फिर अल्वियोलाई। क्या क्या, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई। याद रखिएगा, ट्रेकिया लिखा होगा, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, डायग्राम गलत है, और फिर अल्वियोलाई। अल्वियोलाई वो जगह है बेटा जहां से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ब्लड ऐसे फ्लो कर रही होती है, ब्लड यहां से ऑक्सीजन इधर जाता है और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इधर को निकलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, बाकी बोला कि ग्लूकोज और कितने कितने तरीके से टूट सकते हैं। देखो, एनारोबिक और एरोबिक दो ही तरीका यहाँ पे मेंशन है, क्लास 10 में आपको जाननी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से आपका लैक्टिक एसिड इथेनॉल बनता है, ये रो गलत हो गया यहाँ पे, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है। तो यही दो तरीके हैं जो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और बेटा दोनों ही कॉमन क्या होता है, पायरुवेट। एनारोबिक भी होगा तो पायरुवेट में जाएगा, एरोबिक भी होगा तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में ही जाता है। हाँ, और इस प्रोसेस को ग्लूकोज से पायरुवेट में जाने को क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। ये जो बनाया है कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलत बनाया है। अब आ जाइए इधर देख लेते हैं। हाँ, क्या है कि हाँ, नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। बेटा ग्रीन प्लांट में जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है और ऑटोट्रोफ होता है। लिस्ट रॉ मटेरियल लिख आउट फॉर द प्रोसेस। रॉ मटेरियल क्या चाहिए बेटा, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। गिव अ केमिकल इक्वेशन फॉर द, अभी आगे आएगा केमिकल इक्वेशन का। आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज और वाटर, ये फोटोसिंथेसिस होता है बेटा। अब आइए इधर देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रहे, म्यूकस जो निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से बेटा स्टोमक में, वो एसिडिक इफेक्ट से बचाता है स्टोमक को। किसको बचाता है, स्टोमक को एसिडिक इफेक्ट से। अब अगर ये नहीं निकलेगा तो एसिड तो निकलता रहेगा, पूरा स्टोमक की लाइनिंग डैमेज हो जाएगी ना। तो बेटा यहाँ पे वही लिखा है कि अल्सर फॉर्मेशन होने का डर हो जाता है स्टोमक में अगर म्यूकस निकलना बंद हो जाए तो। ठीक है बेटा, स्टेट द रोल प्लेड बाय फ्लोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या रोल होता है बेटा, याद रहे, ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करती है और लिपिड बेटा फैट की डाइजेशन में, फैट को तोड़ देती है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में। हाँ, तो इन दोनों का अलग अलग काम है, एक प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, एक फैट डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बेटा, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको बेटा। देखो, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ना फूड चेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन में टर्शियरी टॉप लेवल पे जमा हो जाए, उसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कई शॉर्ट क्वेश्चन का और भी वीडियो डाला है शॉर्ट में, आप उसको भी जरूर देखें। इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, फूड चेन के थ्रू जाता है। नहीं, आपको एक कहानी भी इसमें बताया होगा, आप वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि जो वल्चर है ना, इसी वजह से खत्म हुए। हाँ, वो डीडीटी का पहले छिड़काव करते थे, वो फूड चेन के थ्रू उनके बॉडी में जमा हो गया, उनके बॉडी में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया। अब वल्चर के जो एक बंदे थे उनके ऊपर कैल्शियम का ही तो होता है छिलका, एक के ऊपर का, वो कमजोर हो गया, अब उनके एक डैमेज होने लगे। अरे जब एक ही डैमेज हो जाएगा तो बेबी कहां से होगा, वल्चर एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वन ऑफ द डेंजरस प्रोसेस। समझ गया बेटा, चलो अब आगे आ जाओ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ट्रॉफिक लेवल। आपने पढ़ा होगा बेटा 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये देखो, सूरज से कोई भी रोशनी जितनी भी आती है, उसको जो प्रोड्यूसर लेते हैं बेटा, मान लो प्रोड्यूसर लिया, जितना भी लिया प्रोड्यूसर, उसका 90% खुद यूज करेगा यानी ग्रीन प्लांट, और 10% अपने से ऊपर को भेजेगा प्राइमरी कंज्यूमर को। ये फिर 90% यूज खुद करेगा, फिर 10% सेकेंडरी को भेजेगा, ये 90% यूज करके 10% टर्शियरी को भेजेगा। हाँ, तो बेटा वही 10% लॉ ऑफ एनर्जी करता है। कोई भी क्वेश्चन है, मान लो बोल रहे कि इसके पास 1000 जूल है, तो इसके पास कितना जाएगा, सिर्फ इसका 10%, कितना जाएगा बेटा, 100 जूल जाएगा। फिर इसका 10% 10 जूल जाएगा, इसका 10%। ठीक है बेटा, तो इस तरह 10% ही बढ़ते चला जाएगा, 1 जूल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज वहीं पे, इसी को 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बेटा प्रोड्यूसर क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड बना लेते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। पूरे इकोसिस्टम को प्रोड्यूसर ही चलाता है, शुरुआत वहीं से होती है। तो प्रोड्यूसर समझ गए आप लोग। कंज्यूमर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर को खाता है, उसे कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्लांट्स को खाता है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है, आप कमेंट में जरूर लिखें, आपका कमेंट मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन का जरिया होगा, और नेक्स्ट पार्ट भी इसका रिलीज करेंगे। आइए इसको देखते हैं बेटा, हाउ डू मसल सेल, या कुछ क्वेश्चन इसी पार्ट का जो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे ना कॉन्सेप्ट का, उसमें जोड़ देंगे, जो बचा रहेगा ना।
या फिर कल क्वेश्चन वाला पोर्शन लेके आ जाएंगे। हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप? मसल सेल अपना चेंज कैसे करता है, शेप को चेंज कैसे करता है? देखो मसल सेल, जो मसल होता है मसल सेल से बना होता है या मसल फाइबर से बना होता है। अब जो ये मसल फाइबर होता है बच्चे लोग, इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन होती है, एक एक्टिन होती है और एक मायोसिन होती है। क्या होती है? एक एक्टिन और एक मायोसिन। अब इन्हीं की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन की वजह से ये मसल अपना शेप चेंज करता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड डीएनए। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। याद रहे कि आप बने रहें। हाँ, अगर अच्छी तरह से आपकी कमेंट आती है, लाइक आते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर करते हो, अपने क्लास के दोस्तों में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पूरी साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपलोड कर दूंगा 2 दिन में। 4 वीडियो अपलोड करूंगा। 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चंस होंगे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के, और बाद के 2 वीडियो में बायो के कॉन्सेप्ट होंगे, एक वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको देखते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर अलोन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। स्टेट रीजन। देखो डिफ्यूजन से कोई मटेरियल जैसे इस सेल से डिफ्यूज करके इस सेल में चली गई, कई चीजें डिफ्यूजन करके जाती हैं। जैसे प्लांट्स में तो लंग्स होता नहीं बेटा, तो उसमें गैसेस कैसे जाती हैं? डिफ्यूज करके ही जाती है ना। तो इंसान में क्यों नहीं जाती? इंसान में भी तो जानी चाहिए, इंसान या बड़े ऑर्गेनिज्म में, इसलिए कि देखो अकेले सफिशिएंट नहीं है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज लो। डिफ्यूजन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा चीजों को जाने में, इसलिए डिफ्यूजन से नहीं जाता। ये मुमकिन नहीं है, नीड पूरी नहीं होगी। खासकर जहां पे मान लो यहां पे तुम डिफ्यूजन किए और कोई ऑर्गन इससे बहुत दूर, सरफेस से बहुत दूर लोकेटेड है, तो डिफ्यूजन जाते जाते डिफ्यूजन में बहुत टाइम लग जाएगा भाई। प्लांट में स्पेशल रेपरेशन होते हैं नहीं, ठीक है, सारे लिविंग सेल ना प्लांट के सरफेस के बगल में ही होते हैं, तो डिफ्यूजन के तुरंत घुस जाते हैं गैस उसमें, तो ठीक है। आप में तो पूरा ही लिविंग सेल है, तो अगर यहाँ पे गैस आपने किया डिफ्यूज करके यहाँ जाना हो, जिंदगी खत्म हो गई यार। जब तक यहाँ पहुंची हम यहाँ गए, डैमेज हो गया, ऐसे हो गए। व्हाट इज दिस? आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर। मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड in garden bee plant. What were his finding with respect to inheritance of F1 and F2? In F1 generation, Mendel observed all plants showed only one dominant area. However, in the F2 generation, he observed the ratio in where 3/4 of the plant displaying the dominant traits and 1/4 displaying the recessive traits. Obviously बात है, 3 प्लांट डोमिनेंट दिखा रहे थे, 1 प्लांट रिसेसिव दिखा रहे थे। ठीक है बेटा, आगे देखो, स्टेट द रेशियो। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 वाला रेशियो, उस पर आप कर सकते हो आराम से। डाइहाइब्रिड क्रॉस को भी उसी बेस पे आप कर सकते हो। 9:3:1 कर दोगे ना तो बेटा तो वही तो आ गया, 3:1 और 3:1। ठीक है, ओके। अब यहां देखो, स्टेट द रेशियो ऑफ डिफरेंट ट्रेट ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन इन द एबव मेंशन्ड एक्सपेरिमेंट। वो तो वही चीज है जो मैंने यहां बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। हाँ, इधर आ जाते हैं। ये देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सीडेंटली प्लानेरिया गेट्स कट इनटू मेनी पीसेस। रीजनरेशन में प्लानेरिया का एग्जांपल है। अगर प्लानेरिया एक्सीडेंटली कट गया तो व्हाट विल हैपन? ईच पीस कैन ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा बेटा। व्हाट हैपन व्हेन ब्रायोफाइलम लीफ फॉल ऑन वेट सॉइल? ब्रायोफाइलम का लीफ अगर गिर गया तो यहाँ प्लांट डेवलप हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट हैपन व्हेन ऑन मैच्योरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट? भाई बर्स्ट करेगा स्पोरेंजिया तो स्पोर गिरेंगे, उससे एक नए प्लांट डेवलप हो जाएंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट हैपन व्हेन अ मैच्योर स्पाइरोगाइरा फिलामेंट अटेंड कंसिडरेबल लेंथ, एक बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा, वो कट जाएगा और हर कटा हुआ पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन द फीमेल गेमेट इज नॉट फर्टिलाइज? अगर फीमेल गेमेट एक फर्टिलाइज नहीं होगी तो बेटा क्या होगा? नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगी। अगर फीमेल की पहला इंडिकेशन प्रेगनेंसी की क्या होता है बेटा? यही कि उसका जाइगोट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, इसका मतलब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है एक। तो वही कह रहा है कि अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, गर्ल्स में एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब क्या होता है? यूट्रस के टूटकर ब्लीडिंग होना बजाने के रास्ते। तो अगर वो किसी मंथ नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक फर्टिलाइज हो चुका है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। पर ये हमेशा ऐसा ही नहीं केस होता है, कई और भी रीजन होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं होना एक इंडिकेशन है, पर अगर एक फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।